My lord, even Parliament will have to undertake a humongous exercise if the Parliament, as a policy, decides to recognize the marriage. देखिए, हम कोई भी नई कानून बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है. The Supreme Court on Monday referred the plea seeking legal validation of same-sex marriages to a 5-judge constitution bench for adjudication. एक तरीके से होप है ये हमारे लिए. I believe that they have a cause. I just don't believe they have a case. बार-बार हमेशा कोर्ट को बीच में लाना पड़ता है. जो प्रशासन है, पुलिस है, आपको वहां से प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है जब लॉज हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया है और एक प्रस्ताव को पारित करके सुप्रीम कोर्ट को भेजा है. तो हमारे पास लिटरली कोई एग्जांपल नहीं है जहां होमोसेक्सुअलिटी के चलते पक्का हो कि होमोसेक्सुअलिटी के चलते ही कोई पनिश हुआ हो. Now the Vishwa Hindu Parishad has put out a statement. They've said that they oppose the legalization of same-sex marriage. ये विकृति है जिसको कि स्वीकृति बनाने की कोशिश की जा रही है. एक षड्यंत्र पूर्वक ये काम चल रहा है. समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई हुई पूरी. There are also attempts to de-Muslimize the queers. ये भी हो रहा है. सेम सेक्स मैरिज या फिर कहें तो इक्वल मैरिज राइट्स, इसको लेकर के हिंदुस्तान में लंबे समय से मांग की जा रही है कि जो समलैंगिक लोग हैं उनको भी शादी का अधिकार दिया जाए. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, एक समान लिंग के लोग एक दूसरे के साथ यौन संबंध बना सकते हैं. इसको लेकर के पहले आपराधिक श्रेणी में आता था, उसको फिर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद से ये मांग लगातार की जा रही थी कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी मान्यता दी जाए. 18 अप्रैल 2023 से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी. कई दिनों तक सुनवाई चलती रही. सरकार के अपने तर्क थे, इस पर जो पेटिशनर्स थे उनके अपने तर्क थे और इन सब को सुना गया है. अभी कहा जा रहा है कि इसका परिणाम बहुत जल्द जजमेंट हमारे सामने आ सकता है इस मामले को लेकर के. इसके तमाम पक्ष हैं. एक पक्ष है जो कह रहा है कि इस तरीके के अधिकार होने चाहिए, समाज में इस तरीके के अधिकार जब होंगे तब सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, जो जिसके साथ चाहे शादी कर सकता है, जिसके साथ चाहे यौन संबंध बना सकता है. तो इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है. विश्व के तमाम देश, लगभग 34 देश ऐसे हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है. बहुत सारे विकसित देश हैं, यूएसए है, ब्रिटेन है, इस तरीके के तमाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश हैं जहां इसे मान्यता दी गई है. हमने कोशिश की है जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया में, उनसे बात करने की और जानने समझने की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या पक्ष हैं, क्यों कहा जा रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाए, इसके और क्या पक्ष हैं, क्यों विरोध किया जा रहा है. इस तरीके से तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है. जी, तो अब ये एक्रोनिम हो गया है LGBTQIA+. एंड मतलब क्योंकि ये थोड़ा इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, हम सब लोग धीरे धीरे अपने अनुभव समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बदलता जाता है. तो L मतलब लेस्बियंस, कि अगर दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हों. B मतलब बाइसेक्सुअल्स, कि मतलब एक इंसान अगर दोनों लड़का और लड़की की तरफ आकर्षित हो. G मतलब गे, कि अगर लड़के आपस में प्यार करते हों. T मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन्स, कि जो लोग जिस शरीर में पैदा हुए हैं, मतलब अगर आप लड़की के रूप में पैदा हुए हैं बायोलॉजिकली, बट आपका जो सोशल जेंडर है वो उससे अलग है, कि आप इवन दो आप एक लड़के की बॉडी में पैदा हुए हों, आपकी जेंडर आइडेंटिटी या तो लड़की की तरह है या फ्लूइड है या नॉन बाइनरी है, तो वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स. Q इज़ क्वेयर इज़ थोड़ा मतलब एक अम्ब्रेला टर्म होता है टू इंक्लूड एवरीबडी, कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं इन्वोक कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हैं, तो इट्स लाइक एन अम्ब्रेला टर्म. I इज़ इंटरसेक्स, कि एट बर्थ यू मे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉट कि कन्वेंशनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. एंड A इज़ एसेक्सुअल, विच इज़ वो लोग जो किसी की तरफ मतलब आकर्षित नहीं होते हैं जनरली. और प्लस क्योंकि मतलब थोड़ा इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, देयर आर अदर कैटेगरीज ऑल्सो, बट ब्रॉडली इसी को समझा जाता है. और इसका आइडिया यही है कि अट्रैक्शन, आकर्षण, हमारे डिज़ायर्स काफ़ी हद तक दबाए जाते थे, क्योंकि एक सोसाइटल पैराडाइम था जिसको सबको फॉलो करना था. और धीरे धीरे लोगों को जैसे आज़ादियाँ मिल रही हैं, वो खुल के उनको एक्सप्रेशन करने का मौका मिल रहा है. और इसलिए थोड़ा एक इवॉल्विंग आइडिया है, और जैसे हम लोगों के एक्सपीरियंसेस समझ रहे हैं और समाज उनके साथ कैसे डील करे वो समझ रहे हैं, ये बदलता रहता है. 2018 में जो
जो केस था वो हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, जो क्रिमिनल लॉ है, उसके बारे में था। उसका एक सेक्शन था जिसका सेक्शन 377, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया था। तो वो आपका क्रिमिनल लॉ के बारे में था, सिविल लॉ के बारे में नहीं, कि आप इसके लिए जेल जा सकते थे। और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुनी और ये डिसाइड किया कि आप ये कानूनी जुर्म नहीं हो सकता। आपकी जो आइडेंटिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी पहचान, उसके लिए हम आपको जेल में नहीं डाल सकते, और इसलिए ये हमारे संविधान में उचित नहीं है, और इसलिए उसको रीड डाउन किया और इसलिए उसको डीक्रिमिनलाइज किया। बट बात डीक्रिमिनलाइजेशन तक काफ़ी नहीं है। ये हम ये नहीं कहेंगे, मतलब इतना कहना काफ़ी नहीं है कि अगर आप मतलब क्वियर हैं तो आपको जेल में ना डाला जाना है। आपको अगर पूरे नागरिक की तरह पूरे हकों के साथ अगर जीने का अधिकार मिले तो आपको वो सारे हक मिलने चाहिए जो बाकियों को भी मिलते हैं। तो इसलिए हम कोई विशेष हक नहीं मांग रहे। वही हक शादी करने के, फैमिली शुरू करने के, बच्चे अडॉप्ट करने के, उन हकों की बात अलग है क्योंकि उसके अलग कानून है। ये पहला वाला इंडियन पीनल कोड था जिसमें 377 था। ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये एक सिविल लॉ है, ये आपके मैट्रिमोनियल राइट्स के बारे में है, और इसलिए ये लिटिगेशन अब 5 साल बाद अलग से शुरू हुआ है। ब्रॉडली मैं कहूँगा 2 मुद्दे हैं। पहला है जो जिसकी हमने थोड़ी बात करी कि कोई भी 2 इंसान अगर शादी करना चाहे और अगर उनकी जो एज है वो कंसेंट की एज के ऊपर हो, तो ये ना सोचकर कि उनका जेंडर क्या है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उनको शादी करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी मांग है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जितने भी जेंडर्ड वर्ड्स हैं जो शादी को सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको एक न्यूट्रल तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। तो अगर जहाँ पे आदमी या औरत है वहाँ पे आप मतलब पर्सन्स, इंसान, मनुष्य का शब्द डाल सकते हैं। जहाँ हस्बैंड या वाइफ है वहाँ पे आप स्पाउस यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूट्रल शब्द, जिससे कि कोई भी 2 इंसान, चाहे वो गेज हों, लेस्बियंस हों, ट्रांसजेंडर पर्सन्स हों, उनको शादी करने की इजाज़त हो। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि कुछ प्रावधान है स्पेशल मैरिज एक्ट के जिसकी वजह से कुछ लोगों को शादी करने का जो हक है वो उसको एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है। इन प्रावधान के मुताबिक अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप पहले एक मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं, आप एक फॉर्म भरते हैं, उस पर अपनी फोटोग्राफ लगाते हैं, फिर वो मैरिज ऑफिसर उस फॉर्म को एक नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं 30 दिन के लिए, और उस समय में समाज में किसी को भी उस शादी पर टोक लगाने का हक मिलता है कि हमें शादी से दिक्कत है। और उन 30 दिनों के बाद ही अगर आपको कोई ना टोके, आपकी शादी को कोई ना टोके, तभी आपको इजाज़त दी जाए। और हमारा कहना है कि वैसे ही जो क्वियर कपल्स हैं इतने दबाव में हैं, इतने प्रेशर में हैं, कई बार अपने परिवार से लड़ झगड़ कर शादियाँ करना चाहते हैं, उनको अपनाया नहीं जाता। हमारे कुछ पिटिशनर्स हैं जो छुपकर उन्होंने पिटिशन फाइल करी है क्योंकि उनको अपनी लाइफ पर थ्रेट्स हैं, और अपने गांव से मतलब परिवारों से लड़ झगड़ कर छुपकर पिटिशंस डाली। अब आप इनसे ज़बरदस्ती बोलेंगे कि हम आपके गांव में, आपके डोमिसाइल में आपकी फ़ोटो पब्लिकली लगाएंगे और पूरे आपकी कम्युनिटी को बताएंगे कि आप शादी करेंगे, तो कैसे शादी करेंगे वो? तो सिर्फ कानून की परिभाषा बदलना काफ़ी नहीं है। आपकी जितनी भी बाधाएं हैं कानून में जिससे शादी करना मुश्किल है, उनको भी हटाना ज़रूरी है फॉर ट्रू मैरिज इक्वालिटी। तो ये मोटा मोटी हमारे 2 बड़े मुद्दे हैं इस बहस में। एक तरीके से होप है ये हमारे लिए, बिकॉज अगर ये आ जाता है सेम सेक्स मैरिज जो एक्ट, अगर सेम सेक्स मैरिज जो ये लीगलाइज हो जाता है इंडिया के अंदर, रिकॉग्निशन मिल जाता है अगर मैरिज का, तो इससे काफी कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे मैं इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, हम दोनों हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस राइट्स ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस राइट्स ले सकते हैं, इवन नॉमिनी का भी एक राइट हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो बहुत सारे राइट्स हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं। अगर बाय चांस मुझको कुछ हो जाता है आज, ठीक है, एंड सपोज आई एम स्टेइंग विद हिम फॉर लेट्स से 3.5 years, आगे भी चलकर हम लोग साथ में रहते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि अगर मेरी फैमिली इसको अप्रूव नहीं कर सकती, तो मेडिकल डिसीजंस जब मैं अनकॉन्शियस हूँ या फिर एक ऐसे स्टेट में जब मैं अपने लिए मेडिकल डिसीजंस नहीं ले सकता, तो इसको कोई अधिकार नहीं होगा मेरे लिए कोई भी मेडिकल डिसीजन लेने के लिए। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे केसेस भी हमने पढ़े हैं जहाँ पे 30 years के लिए दोनों साथ में रहे हैं, पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया, उनमें से एक को कुछ प्रॉब्लम हो गया जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है,
तो दूसरे इंसान को एंटर तक नहीं करने दिया हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में कि हम मिलने नहीं देंगे, वो फैमिली जो अभी तक उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ये एक चीज है। कुछ टाइम पहले एक रील बनाया था, बहुत पॉपुलर हो गया था क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर कर दिया था उसको, उस कॉन्सेप्ट में कि अर्बन एलीट बोला गया था। उसी चीज पे एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने बनाया था, तो उस पे लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। तो बहुत से पिछड़े गांव के लोगों ने भी हिंदी में मेरे को मैसेज किया है कि आप अर्बन एलीट नहीं हो तो क्या हो। कम्युनिटी के लोगों ने ही बोला है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर एरिया में छोटे छोटे पिंड में रहते हैं या फिर खाप्स में रहते हैं, जहां पे 377 आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि अगर अभी भी वहां पे किसी को ऐसा कुछ पता चलता है तो उनके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, और हो रहा है। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है। लोग गांवों से भाग के शहरों की तरफ आते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं, वहां से प्रोटेक्शन देते हैं। और ये बहुत ही अपसेटिंग है कि बार बार हमेशा कोर्ट को बीच में लाना पड़ता है। जो प्रशासन है, पुलिस है, आपको वहां से प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है जब लॉज हैं? लिव इन का प्रावधान भी है, आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हो, उसका रह सकते हो। हमेशा जब हाई कोर्ट तक जाती है बात, तब जाके ये चीज आती है। देखिए, हम कोई भी नए कानून बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। ये 1954 में बना था, 70 साल से कानून बना हुआ है। हम बस इतना कह रहे हैं कि क्या सरकार और संसद को ये हक है कि वो जब एक कानून के माध्यम से लोगों को हक और अधिकार देते हैं तो वो गिन चुनकर ये अधिकार दें कि हम कुछ समूह को देंगे, कुछ समूह को नहीं देंगे। क्या इसमें भेदभाव नहीं है? और इस सवाल का जवाब संसद तो नहीं दे सकता। उसका पर्पस, इस सवाल का जवाब देने का बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी न्यायपालिका है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं और अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ भेदभाव हो रहा है और आपको कुछ हक नहीं मिल रहे जो बाकियों को समाज में मिल रहे हैं, तो न्यायपालिका के दरवाजे ही खटखटाए जाते हैं। तो इसमें कोई सवाल नहीं है कि आप नए कानून बनाएं। हम बस सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि जो हक बाकियों को दिए जा रहे हैं वो अगर आप हमें ना दें तो ये कानून संविधान से मतलब उस हार्मनी नहीं रहेगी, और उस कानून को बचाने के लिए आपको ये सबको देने चाहिए। तो उदाहरण के अगर कुछ दूं तो जैसे अगर आप एक कानून बनाए जो कुछ हक सिर्फ मर्दों को दें, तो औरतें जाके कह सकती है नहीं हमें भी हक मिलने चाहिए, और कर रही हैं आजकल। जैसे कई बार मिलिट्री में कुछ उनको पोजीशंस, कॉम्बैट पोजीशंस में वगैरह में राइट्स नहीं थे, उन्होंने अप्रोच किया कोर्ट को, कोर्ट ने कहा नहीं अब आपको ये राइट्स इनको भी देने चाहिए। वैसे अगर दलित्स जाना चाहें कि उनको कुछ राइट्स नहीं मिल रहे कि टेम्पल एंट्री वगैरह, तो उसी तरह हम भी कह रहे हैं कि जो हक ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, कोई विशेष हक नहीं, जो ऑलरेडी इस कानून में दिए जा रहे हैं वही हक आप अब हमें भी दीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि दो समलैंगिक शादी कर सकते हैं। जब नहीं लिखा हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कैसे करते हैं? बिकॉज दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ दिस पार्लियामेंट का अधिकार है ना जी। अगर कोई कानून बनाना है या कानून में संशोधन करना है तो वो तो पार्लियामेंट का काम है। दिस रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। व्हाई दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ऐसी कोई कम्युनिटी जब कानून बनाता तब भी नहीं थी, और ऐसे लोगों की कोई कम्युनिटी को कोई रिकॉग्निशन आज तक किसी कानून के अंदर नहीं मिला। ठीक है, एक व्यवहार विशेष प्रकार का ऐसा है जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इलीगल नहीं, बट कम्युनिटी के रिकॉग्निशन को नहीं दिया, और ना ऐसी कोई कम्युनिटी। ये सब प्रोपोगेटेड स्टोरी ऐसा मैं मानता हूँ। ये सब वेस्टर्न कल्चर के मानने वाले लोग जो भारतीय संस्कृति और इसकी जो पौराणिक और जो गौरवशाली प्रथाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको तार तार करने के लिए एक गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र के अंतर्गत ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, कानूनी प्रगति और सामाजिक प्रगति एक तरह की रेस है। कभी कभी समाज कानून के आगे होता है, कभी कभी कानून समाज के आगे होता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके बाद जो एक सामाजिक बदलाव है उसमें बहुत समय लगेगा, पर कानूनी बदलाव से
उसमें वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, वो थोड़ा तेज़ी से बदलाव आ सकता है। जैसे 2018 में जब डिक्रिमिनलाइज हुआ उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया। जैसे मैंने कहा, पिक्चरों में अब जो डिपिक्शंस हैं वो और सेंसिटिव हो गए हैं और बातचीत खुलकर हुई है, लोगों को में थोड़ी मतलब ये कॉन्फिडेंस आया कि शायद हम आके अपने परिवारों को बता सकें। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। अगर हमें सफलता मिली इसमें तो शायद और लोगों में विश्वास आए कि हम आगे और आ सकते हैं, इस पर और बहस होगी, परिवारों में और चर्चा होगी और लोग बाहर आएंगे और इससे सामाजिक बदलाव भी तेजी से होगा। आप सामाजिक बनिए, समाज के नियम कानून कायदे के अनुसार चलिए। कहीं कठिनाई है तो समाज के साथ बैठ कर सॉल्यूशन करिए, ना कि समाज के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब करिए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे वर्डिक्ट हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं कहता हूं कि उन्होंने वर्डिक्ट पास करने के बावजूद भी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो क्या उस वर्डिक्ट का कोई अर्थ है क्या? अब समलैंगिकता की बात हो, सोडोमी की बात हो, या ये जो कंसेंसुअल मैरिज सेक्स की बात हो, ये इस तरह के कानून है, एक के बाद एक जो है ना सुप्रीम कोर्ट उसको बेसिकली इंटरप्रेट करता चला गया। समाज उसको आंख मीच करके किसी तरह से बर्दाश्त करता चला गया। पर क्या समाज में आज भी स्वीकार है? नहीं है। कुछ चीजें जो छुपी छुपी चलती हैं तो छुपे छुपे चलने दो ना उसको। अगर आपको लग रहा है कि भी ऐसे चल नहीं है, या तो मुख्य धारा में आ जाइए। मैं तो उनको सबको कहूंगा कि मुख्य धारा में आइए। अगर आपको कोई समस्या है तो बैठ के हल करें ना, समाज के साथ में बैठ करके, न कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी चीज को समाज के ऊपर थोपने की कोशिश करें। आपका ये कहना है कि ये एक मानसिक बीमारी है? नहीं, मैं कहूंगा कि ये विकृति है। ये विकृति है जिसको कि स्वीकृति बनाने की कोशिश की जा रही है। एक षड्यंत्र पूर्वक ये काम चल रहा है। इस विषय में इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है, जो करेक्ट इस्लामिक पोजीशन है, उसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस्लाम और मुस्लिम्स, दे आर नॉट जस्ट अ मोनोलिथिक रिलीजियस कम्युनिटी। जस्ट एज देर आर शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, देवबंदी मुस्लिम्स, बरेलवी मुस्लिम्स, अहले हदीसी मुस्लिम्स, वहाबी मुस्लिम्स, देर आर ऑल्सो क्वीर मुस्लिम्स। देर आर ऑल्सो क्वीर मुस्लिम्स। आज की दुनिया में एक बड़ी तादाद में क्वीर मुस्लिम्स पाए जाते हैं। इस्लाम या मुसलमान एक मोनोलिथिक कम्युनिटी नहीं है, बल्कि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स, वेल इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक स्कॉलर्स दुनिया में ऐसे हैं जो इनके राइट्स की बात करते हैं, और बहुत ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप टेक्स्ट की बात करें, कुरानिक टेक्स्ट की बात करें, स्क्रिप्चर्स की बात करें, जो थ्रू अ रीडिंग ऑफ द कुरानिक वर्सेस हम ये बात समझते हैं कि when we begin the Quran or when we begin any prayer, we begin with a verse or with a beautiful verse which is Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the most merciful and the most compassionate, the tenderly compassionate and infinitely merciful. How come God created someone as gay only to be dehumanized, only to be, how come such an infinitely God or such a tenderly compassionate God can be unkind towards this marginalized and stigmatized section of the society? There are also attempts to de-Muslimize the queers. ये भी हो रहा है। तो ऐसे लोग दरअसल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सारी कोशिशें दरअसल वो एक्सक्लूसिविस्ट अंडरस्टैंडिंग है उनकी अपनी, वरना दुनिया भर में आज क्वीर मुस्लिम्स के अपने मॉस्क पाए जाते हैं। मैंने फ्रांस में देखा कि वहाँ पे क्वीर मुस्लिम्स का एक मॉस्क था। कनाडा में, टोरंटो में, आई वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक इन फ्राइडे सर्मन in a mosque which is called the Unity Mosque. In this mosque, I saw all the members of the LGBTQIA+ and the queer Muslims, they were praying over there. सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है मनुस्मृति, जो कि लीगल कोड है। तो मनुस्मृति में सबसे बड़ी बात एक ये है कि उसमें
ये बताया गया है चैप्टर 11 वर्स 67 में कि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल एंड अप लूजिंग योर कास्ट, जो कि मनुस्मृति में सबसे स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट है। बिकॉज इफ यू लूज योर कास्ट, तो मनुस्मृति में ये माना गया है देन आप सोसाइटी में नहीं रह सकते, तब आप पूरी सोसाइटी से एक्सकम्युनिकेट हो सकते हैं, आपको लाइवलीहुड नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी आप अपने बच्चों की किसी के साथ शादी नहीं करा सकते बिकॉज नाउ यू कास्टलेस। तो ये तो मनुस्मृति में है, बट जस्ट बिकॉज मनुस्मृति में बैंड है या फिर होमोसेक्सुअलिटी के लिए इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि और लिटरेचर में इसके लिए पॉजिटिवली नहीं लिखा गया है। कामा सूत्र जो बहुत ही फेमस टेक्स्ट है वात्सायना की, उसका जो चैप्टर 2 है, उसके सेक्शन 9 में वर्सेस 33 और 34 में ये क्लियरली लिखा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन टू मेन इज कंसिडर्ड एज valid, right? Word use होता है प्राकृतिक, which basically means which is natural, which means it's not abnormal, कि मतलब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो इसको नेचुरल माना गया है। ऐसे ही ये सेम एक्ट 2 विमेन के बारे में भी नेचुरल मानी गई, सेम ये जो 2 वर्सेस हैं इन्हीं में। तो कामा सूत्रा में होमोसेक्सुअलिटी सर्टनली मेंशन्ड है और ये भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें नॉर्मल मानी गई है, ऐसा नहीं कि कुछ एबनॉर्मल हो या उसके लिए कोई पनिशमेंट हो, सर्टनली नॉट। बाकी अगर आप आर्किटेक्चर को देखें तो कितने सारे ऐसे स्कल्पचर्स हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस हो रही है। खजुराहो के कितने मंदिर पे ऐसा दिखाया गया है कि होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस हो रही है। यूजुअली स्कल्पचर्स में जो होमोसेक्सुअलिटी दिखती है वो मेन एंड मेन के बीच में दिखती है। तो ये तो हो गया हिंदुइज्म में। रिलीजन में पहले से ही गुंजाइश मौजूद है। बुल्ले शाह का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े मशहूर सूफी पोइट रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सारी अपनी पोइट्री में ये बात कही है कि सब के लिए दरवाज़ा हमारा खुला रहना चाहिए। आपने देखा होगा सूफी पोइट्री में मैन बिकम्स अ वुमन। आपने सुना होगा अमीर खुसरो, for him Nizamuddin Auliya was his beloved, his Sufi Murshid beloved। अब वो उनके लिए साड़ियाँ पहनते थे, उनके लिए वो बसंत बनाते थे, साड़ी पहनते थे, because he you know in his love and devotion he used to imitate as a woman। तो when that can happen, so why not here we have to have wide embrace। अगर आप इस्लामिक टेक्स्ट को भी देखिए जहां पर ज्यादा रिकॉर्डिंग का ट्रेडिशन है, जहां वो अपने हर केस को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी केस काजी के पास आया है उसमें भी हमारे पास शायद मुश्किल से 1 या 2 इंस्टेंसेस होंगे जहां पर होमोसेक्सुअलिटी का केस है, बट उसमें भी पक्का नहीं है कि पनिशमेंट होमोसेक्सुअलिटी की वजह से मिली या नहीं। तो जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये बहुत 2 फेमस होमोसेक्सुअल लवर्स थे, सरमद काशानी और अभय चंद। इनका सरमद वाज अ जू जो बाद में फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और अभय चंद वाज अ हिंदू नोबल। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको वो रडार पे आ गया औरंगजेब के, जब वो मुगल एम्परर थे। बट काफी लोग भी मानते हैं कि सरमद को फिर इसीलिए एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि उनकी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप थी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि सरमद जो थे दाराशिकोह के सपोर्टर थे, जो औरंगजेब के पॉलिटिकल राइवल थे। तो जब उन्होंने दाराशिकोह को बैटल ऑफ सामूगढ़ में हराया और उनको एग्जीक्यूट करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने काफी ऐसे लोगों को एग्जीक्यूट करा जिसमें सरमद भी एक थे, जो औरंगजेब के खिलाफ और दाराशिकोह के सपोर्ट में थी। तो उसका होमोसेक्सुअलिटी से लेना देना शायद ना के बराबर है, क्योंकि औरंगजेब के खुद के भी जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे बाबर, वो भी होमोसेक्सुअल थे। बाबर और बाबरी उनका जो लव इंटरेस्ट थे, बाबर नामा में ये बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। काफी सारी पोएट्री उन्होंने लिखवाई है बाबरी के लिए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल एक पिक्चर दिखती है बाबर की, क्योंकि बाबर को हम कॉन्करर जानते हैं, काफी लोग उनको ब्रूटल भी मानते हैं। पर अगर आप उनकी ये पोएट्री पढ़ेंगे बाबरी के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि वो बिना चप्पल और बिना सर पे पगड़ी के यूं ही सड़कों पे घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत प्यार हो गया है बाबरी से। तो बाबर बाबरी का भी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है पॉपुलर लोर में, तो काफी एग्जाम्पल्स हैं शाह हुसैन और माधो का। यहाँ भी सरमद और अभय चंद की तरह शाह हुसैन जो है वो मुस्लिम सूफी सेंट थे, और माधो जो थे वो पंजाबी ब्राह्मण थे लाहौर के। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है बिकॉज
इनकी रिलेशनशिप हिंदू और मुस्लिम थी तो ब्राह्मण्स ऑफ लाहौर को प्रॉब्लम थी, तो इनको फिर अपने गांव के बाहर रहना पड़ा। बट इनको कभी इनके साथ रहने पर कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर इनको पनिश किया गया हो, अकबर को भी काफी अच्छे से शाह हुसैन के बारे में पता था, लेकिन अकबर ने भी कभी उनको पनिश नहीं किया अब उनकी होमोसेक्सुअलिटी के चलते। तो हमारे पास लिटरली कोई एग्जाम्पल नहीं है जहाँ होमोसेक्सुअलिटी के चलते पक्का हो कि होमोसेक्सुअलिटी के चलते ही कोई पनिश हुआ हो। और पेंटिंग्स को ले लीजिए, काफी हद तक इस्लामिक पेंटिंग्स में हमें बहुत सारी होमोसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। इंडिया में शायद कम एग्जांपल्स हैं, बट अगर आप ऑटोमन कैलिफेट को ले लीजिए तो उनकी हर दूसरी पेंटिंग में दो मेन जो हैं वो होमोसेक्सुअल या तो एम्ब्रेस में है या फिर काफी और भी ज्यादा to use an English word for it, outlandish depiction है, जहाँ पर सोडोमी भी देखने को हमें मिलती है। तो ऐसे ऐसे डिपिक्शंस भी हैं जो कि अगर आप आज दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये तो थोड़ा बोल्ड हो गया, बट ये डिपिक्शंस बाकायदा पेंटिंग में भी हमें मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी काफी पॉपुलर थी।